नमस्कार। अनअकैडमी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। अनअकैडमी की इस स्पेशल क्लास में हम लोग MCQ की कुछ जो है वह श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की श्रृंखला लेकर जो है वह हम लोग आए हैं और ये छठी श्रृंखला है। और इसके अंतर्गत हम लोग 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके लीजर टाइम के में आप लोग जो है वह कुछ संकल्पनाओं को देख सकें। इसमें न सिर्फ केवल आंसर देने का प्रयास जो है वह होता है, बल्कि आंसर के साथ साथ हम उन संकल्पनाओं की भी चर्चा करते हैं जिसकी मदद से आप दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में हम लोग जो है वह आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को जो है वह लेते हैं। तो प्रश्न जो है वह 9वां प्रश्न है इसमें, क्योंकि 8 प्रश्न की चर्चा अब तक जो है वह हो चुकी है और इसमें 9वां प्रश्न जो है वह है। प्रश्न है कि ज्वार भाटा के संदर्भ में, ज्वार भाटा जिसे हम लोग अंग्रेजी में जो है वह एब एंड टाइड एंड एब कहते हैं, यानी ज्वार की अंग्रेजी टाइड और भाटे की अंग्रेजी एब। तो टाइड एंड एब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो कथन जो है वह 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है वृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार जो है वह उत्पन्न होता है, यानी वृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वृहद ज्वार को हम लोग अंग्रेजी में स्प्रिंग टाइड जो है वह के नाम से जाना जाता है। दूसरा है किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारीय चक्र होता है यदि वहां प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च ज्वार या एक निम्न ज्वार होता है। एक चंद्र दिवस में, एक जो है चंद्रमा का जो दिवस होता है उसमें 2 जो है वह आते हैं ज्वार, और कहा जाता है कि एक में दैनिक ज्वार होते हैं जिसमें से एक उच्च और एक निम्न ज्वार जो होता है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न ज्वार एवं उच्च ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो बहाव या फ्लो कहलाता है। ये 3 स्टेटमेंट जो है वह दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट जो है वह दिया हुआ है और इसको जो है वह हम लोगों को जांच करने के लिए कहा गया है कि ये तीनों स्टेटमेंट में जो है वह कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसमें से सही जो है वह उसको जो है वह हम लोगों को जिक्र करना है। इसमें 9वां प्रश्न है। अब आइए देखिए, हम लोग जो है वह इसमें देखने का प्रयास करें कि ज्वार भाटा जो है वह के कंटेक्स्ट में क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर जो ज्वार और भाटा आता है, ये ज्वार और भाटा ये परिणाम है किसका? तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति का, चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। ठीक है, और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के साथ साथ इसमें दूसरा जो फैक्टर काम करता है वह है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, 2 फैक्टर जब मूल रूप से काम करते हैं। चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है यह भी वास्तव में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, यानी चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स का ही परिणाम है। या कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग से कारक जो आते हैं। और सन का भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कह रहा है कि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वह आता है। तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक जानकारी जो है वह दे रहा हूं कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स से आते हैं, जिसमें चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह अगर 11x की इकाई में काम कर रहा है तो इसका जो है वो 5x की इकाई में काम करता है, यानी 5x और ये 11। इसका मतलब क्या है कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार और भाटा के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो है वह ज्वार और भाटा के लिए ज्यादा जिम्मेदार होता है। तो कारण क्या है? तो कारण इसका बहुत सिंपल सा है कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के काफी निकट है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह काम करता है अधिक अपेक्षाकृत सूर्य के। सूर्य जो है वह बहुत दूर है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह कम काम करता है। यद्यपि वह काफी बड़ा है, फिर भी चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करता है। ठीक है, लेकिन दोनों काम करता है। अब दोनों अगर काम करता है तो निश्चित है कि जो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, उस चंद्रमा की कलाओं को जो है वह अगर देखा जाए, जैसे जो है वह ये सूर्य है, यह सूर्य है की स्थिति जो है वह देख रहे हैं हम लोग, सन है, और सन से अगर चंद्रमा की कलाओं को जो है वह देखने का प्रयास करें हम, तो चंद्रमा को देखने का प्रयास करें
तो देखिए यहां पर मान लें कि यह जो है वह पृथ्वी है और चंद्रमा की स्थिति एक जो है वह स्थिति ये, एक स्थिति ये, एक स्थिति जो है वह ये, एक स्थिति ये जो अवस्था है इसी को न्यू मून की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून की अवस्था। और ये जो अवस्था है इसको हम लोग फुल मून की अवस्था कहते हैं। फुल मून की अवस्था। अब ऐसा नहीं कि चारों चांद एक साथ मौजूद है, ये चार अवस्थाओं को एक चित्र में जो है वह अंकित किया गया है, बस इतना ही है। तो एक अवस्था पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है। तो यहां से यहां पर जो है वह चंद्रमा का एक परिक्रमण है और इसी परिक्रमण के दौरान में पूरा एक महीना बीत जाता है, एक माह जो है वह की स्थिति होती है। अब एक माह की स्थिति, तो ये न्यू मून का कंडीशन है, ठीक है। तो अब आप गौर करके जो है वह देखिए कि ज्वार कहाँ आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। तो पृथ्वी पर अगर आते हैं तो न्यू मून के कंडीशन में और फुल मून के कंडीशन में, दोनों में जो है वह क्या है कि अर्थ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो कार्य कर रहा है वह एक सीध में कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी एक सीधी रेखा में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। जबकि अगर हम जो है वह ये फर्स्ट क्वार्टर है और ये लास्ट क्वार्टर का स्टेज है, तो इनकी स्थिति में जो है वह देखें तो यहां पर तीनों पिंड के बीच जो स्थिति देखी जा रही है वो लंब की स्थिति देखी जा रही है। इसका मतलब है कि यहां चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल यहां काम करेगा तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहां काम करेगा। और पहले कंडीशन में यानी न्यू मून और फुल मून के कंडीशन में क्या है? एक सीध में काम करेगा। तो जब एक सीध में काम करेगा तो इसका मतलब जो है वह क्या है कि इस दिन यानी न्यू मून के दिन और फुल मून के दिन अधिक ऊंचे ज्वार आएंगे। और अधिक ऊंचे जो ज्वार आएंगे इसी को न्यू मून और प्लस फुल मून। तो न्यू मून को जो है वह हिंदी में हम लोग जो है वह अगर कहें तो अमावस्या की तिथि है और फुल मून जो है वह पूर्णिमा की तिथि है। तो अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों तिथियों को जो है वह क्या होगा? तो इन दोनों तिथियों को जो ज्वार आएंगे वो सबसे ऊंचे ज्वार आएंगे। क्यों? क्योंकि जो है वह दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जल में काम कर रहा है, जल पर काम कर रहा है। तो यहां पर जो है वह क्या हो जाएगा? 11 प्लस है वो 5। ऐसी स्थिति में जो है वह देखिए ये अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम करने लगेगा ना, 11 इकाई प्लस 5 इकाई। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों समय ऊंचे ज्वार आएंगे और ऊंचे जो ज्वार आएंगे तो वह दरअसल महीने में सबसे ऊंचे ज्वार जो है वह इसी दो कंडीशन में जो है वह आते हैं। पूरे माह में सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं वह इसी दो कंडीशन में जो है वह आते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। और जो ऊंचे ज्वार आते हैं, सबसे ऊंचा ज्वार, इसी को जो है वह कहा जाता है वृहद ज्वार, जिसे अंग्रेजी में हम लोग स्प्रिंग टाइड का नाम जो है वह देते हैं। स्प्रिंग टाइड का नाम जो है वह देते हैं। अब प्रश्न, इसकी को स्प्रिंग टाइड कहते हैं, तो प्रश्न जो है वह पे आते हैं हम लोग, प्रश्न के स्टेटमेंट पे आते हैं। तो कहा जा रहा है कि वृहद ज्वार सामान्यतः महीने में 2 बार उत्पन्न होते हैं। तो 2 बार उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, तो अभी पूरा एक महीना जो है वह जो हमने कहा, तो 2 बार का मतलब है एक फुल मून और एक जो है वह न्यू मून, यानी एक जो है वह अमावस्या के दिन और एक पूर्णिमा के दिन। तो यह तय है कि एक महीने में जो है वह एक पूर्णिमा और एक अमावस्या तो आती ही है। क्यों? क्योंकि जो है वह दोनों के बीच में 15 दिनों का अंतर होता है। यानी एक अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति 15 दिनों की, या फिर से पूर्णिमा के से अमावस्या की स्थिति 15 दिनों की। तो निश्चित तौर पर एक महीने में क्या होगा? 2 बार तो ज्वार जो है वह आएगा ही आएगा। इस बात को हम लोगों ने यहां समझा कि एक महीने में जो है ये पूरा चक्कर जो है वह एक महीने में लगता है। तो एक महीने में 2 बार जो है वह ज्वार आते ही आते हैं। और कौन से ज्वार? बृहद ज्वार। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट जो है वह क्या है? बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंप्लीटली जो है वह राइट। अब जो है वह दूसरे स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वार चक्र होता है और वहां प्रत्येक चंद्र दिवस में या तो एक उच्च या एक निम्न ज्वार होता है। अब आइए देखिए,
देखिए क्या है कि यह पृथ्वी की स्थिति है। अब जो है वह हम लोग केवल चंद्रमा को कंसीडर करते हैं। पहला वाले स्टेटमेंट में चूंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों था इसलिए जो है वह उसको कंसीडर किया। अब यहां पर जो है वह देखिए क्या है, चंद्रमा को कंसीडर करते हैं। तो चंद्रमा है, अब पृथ्वी का घूर्णन की बात हम लोग करेंगे। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के दौरान में क्या होगा कि इस चंद्रमा के सामने पूरी पृथ्वी जो है वह 24 घंटे में जो है वह एक बार घूर्णन कर लेगी। तो घूर्णन कर लेगी, तो ऐसी स्थिति में घूर्णन के दौरान में प्रत्येक देशांतरों पर चंद्रमा का जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल कार्य जो है वह कर रहा होगा। और प्रत्येक देशांतर पर घूर्णन जो होगा वो देशांतर के क्रम में, क्योंकि देशांतर रेखाएं जो है वह कैसी होती हैं, ये देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये घूर्णन के क्रम में, ये एक घूर्णन के क्रम में जो है क्या होगा, प्रत्येक देशांतर रेखाओं के सामने से क्रॉस कर जाएगा। तो गौर करके देखिए कि ये जो चंद्रमा की शक्ति है, इस दिन को जैसे जो है वह मान ले एग्जाम्पल के तौर पे कि 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल है, तो 25 अप्रैल को चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या जो है वह अलग अलग देशांतर पर अलग अलग कार्य करेगी क्या? तो उत्तर है नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा ही एक समान जो है वह कार्य करेगी। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा ही एक समान कार्य करेगी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता जो है वह नहीं होगी। और जब गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता नहीं होगी तो ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल समान है तो जो ज्वार भी आएंगे तो कैसे आएंगे, तो जो है वह समान ऊंचाई के ज्वार आएंगे। अब यहां पर प्रश्न जो है वह में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में गौर करके देखिएगा कि किसी क्षेत्र में एक दैनिक ज्वारीय चक्र जो होता है, जो एक घूर्णन में होता है, एक घूर्णन की अवधि में होता है। तो एक घूर्णन की अवधि में जो है वह कह रहा है कि या तो एक उच्च ज्वार या एक निम्न ज्वार जो है वह होगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है या चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें बदलाव नहीं होगा एक पूरे दिन भर में। तो जब उसमें पूरे दिन भर में बदलाव नहीं होगा तो जो है वह उच्च और निम्न ज्वार का प्रश्न कभी उठेगा ही नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वह अपने आप में गलत हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों समय में जो है वह ये लिख देता कि दोनों समय समान ऊंचाई के ज्वार होते, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन कह रहा है कि एक जो है वो उच्च ज्वार आएगा और एक निम्न ज्वार आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपने आप में, ये स्टेटमेंट गलत जो है वो हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत। अब तीसरा जो है वह हम लोग स्टेटमेंट जो है वह कह रहा है कि निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है तो बहाव जो है फ्लो कहलाता है। अब देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि निम्न ज्वार और उच्च ज्वार जो होता है वह कब होता है, तो दोनों के बीच में 7 दिनों का अंतर होता है। याद कीजिए, देखिए फिर से जो आइए, ये जो न्यू मून है, इस न्यू मून के कंडीशन में जो है वो उच्च ज्वार होगा और निम्न ज्वार जो है वह कब होगा, तो ये जो है वह कंडीशन में निम्न ज्वार। फिर यहां पर जो है वह हाई टाइड यानी उच्च ज्वार जो है वह होगा और यहां पर लो टाइड जो है वह यहां पर होगा। तो ये पूरा जो है वह 30 दिनों का जो है वह समय काल है। तो 30 दिनों का जो समय काल है, उस समय काल में एक इसमें उच्च ज्वार में और निम्न ज्वार में कितने का अंतर हो जाएगा, तो लगभग जो है वह 7 से 8 दिनों का। फिर निम्न से जो है वह उच्च ज्वार में जो है वह फिर से कितने, तो 7 से 8 दिनों का। फिर उच्च से निम्न ज्वार में कितने, 7 से 8 दिनों का। फिर जो है वह निम्न से जो है वह उच्च ज्वार में 7 से 8 दिनों का। तो इसका मतलब जो है वह क्या है कि प्रत्येक 7 से 8 दिनों के बीच में एक निम्न और उच्च ज्वार जो है वह होते हैं, 7 से 8 दिनों के बीच में। अब यहां प्रश्न जो है वह जो कह रहा है, वह कह रहा है कि निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है तो बहाव फ्लो कहलाता है। तो क्या 7-8 दिनों तक जल जो है वो वहां पर एक ही अवस्था में रहेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट भी जो है वह अपने आप में क्या हो गया, वेग हो गया, और ये जो है वह वेग हो जाने से गलत जो है वह साबित जो है वह हो गया।
तो अब पूरे 3 स्टेटमेंट जो है वह हाई टाइड ज्वार और भाटा के संदर्भ में जो अगर देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। इस 3 स्टेटमेंट में स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है और स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। अब हम लोग जो है वह इसमें आंसर ढूंढने का प्रयास करें। तो आंसर में जो है वह दिया हुआ है कि केवल 1, केवल जो है वह 3। ठीक है, अब तो जो है वह निश्चित है कि आंसर हम लोगों को मिल गया और आंसर जो है हम लोगों का क्या आ जा रहा है, केवल 1, केवल 1। तो इस प्रकार से जो है वह हम लोग देखें तो ज्वार और भाटा के कंटेक्स्ट में आंसर जो है हम लोगों का ये जो है वह हुआ। तो इसी प्रकार जो है हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो है वह भले कभी 1 प्रश्न करें, कभी जो है वह 2 प्रश्न करें, लेकिन दरअसल उसकी संकल्पनाओं को समझे बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि निश्चित है कि जो प्रश्न जो है वह हम लोग बोर्ड पे रख रहे हैं, यही प्रश्न तो यूपीएससी में आने वाले नहीं हैं या पीसीएस में आने वाले नहीं हैं, लेकिन इसी संकल्पनाओं से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी जो है वह के माध्यम से, छोटे छोटे जो है वह श्रृंखलाओं के माध्यम से दरअसल हम लोग जो है वह अपने टॉपिक का भी रिवीजन कर लेते हैं और इस टॉपिक के रिवीजन से हम लोग उन संकल्पनाओं को समझ लेते हैं जिससे प्रश्न जो है वह आने की संभावनाएं हैं। तो इससे जो है वह हम लोगों को परीक्षा में थोड़ा हेल्प जो है वह होता चला जाएगा। तो आइए जो है वह हम लोग इस श्रृंखला में यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अनअकैडमी की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अनअकैडमी की ये जो स्पेशल क्लास है, प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में हम लोग जो है वह कर रहे हैं और एमसीक्यू की छोटी छोटी श्रृंखलाओं को लेकर आए हैं। यानी 15-15 मिनट के वीडियो है जिसमें कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन एमसीक्यू डिस्कस करने का जो तरीका है सिर्फ जो है उसके आंसर्स को नहीं जानना, बल्कि वो क्यों हैं और उससे संबंधित कुछ और अवधारणाएं हैं तो उसको भी जो है वह जानना। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 15 मिनट के वीडियो में कभी 1 प्रश्न डिस्कस होते हैं, कभी 2 प्रश्न होते हैं, कभी कभी 3 प्रश्न भी हो जाते हैं। यानी जैसा जो है वह प्रश्न का स्वरूप है उसके आधार पर जो है वह निर्भर करता है। तो इसी के आधार पे हम लोग जो है वह कुछ आगे जो है वह बातचीत करने जा रहे हैं और इस महीने में यानी अप्रैल महीने में हम लोगों ने इसकी जो है वह 4 श्रृंखला जो है वह लेकर आए हैं। हम लोग ऑलरेडी ला चुके हैं, ये 5वीं श्रृंखला है। यानी फिजिकल ज्योग्राफी पर हम लोग यह श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी पर यह 5वीं श्रृंखला है और फिजिकल ज्योग्राफी पर हम लोग एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग आइए इसमें प्रश्न को पहले देखते हैं। इसके पहले जो प्रश्न था 7 प्रश्न तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, जो मैं स्लाइड लिया हूं उसमें, और इसमें 8वें प्रश्न की ओर जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्न है पहला कि समप्राय मैदान पेनी प्लेन, समप्राय मैदान यानी प्लेनी प्लेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं और निश्चित है कि ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी में भी आते हैं। तो समप्राय मैदान या पेनी प्लेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अपर्दन के एक सामान्य चक्र के अंतिम स्थलाकृति को समप्राय मैदान कहा जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि समप्राय मैदान की विशेषता अवशिष्ट उत्तल, अवतल, निम्न पहाड़ियों सहित एक उबड़ खाबड़ भूतल से जो है वह होती है। ठीक है, तो ये जो है वह 2 प्रकार की जो है वह स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों में से कथन की जो है वह चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो ये समप्राय मैदान जो है के संदर्भ में हम लोग जो है वह चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जो है वह इसमें होगा। तो आइए हम लोग पहले समप्राय मैदान के संदर्भ में थोड़ी सी संकल्पना को जानें, उसके बाद तब हम लोग उसके आंसर्स को कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे समप्राय मैदान कहा गया, तो समप्राय मैदान की संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो कहा जाता है विलियम मॉरिस डेविस, एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे और उन्हीं अमेरिकन ज्योग्राफर ने जो है डेविस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डेविस महोदय कहते हैं, डेविस ने 1908 ईस्वी में दी थी। अब ये जो समप्राय मैदान की संकल्पना जो है 1908 में दी थी, तो ये दरअसल जो संकल्पना आई थी अपर्दन चक्र की संकल्पना, अपर्दन चक्र की संकल्पना, इसी के कंटेक्स्ट में उन्होंने दिया था। अब यहाँ ध्यान देखने का जो है वह की बात है कि 1908 ईस्वी में जो अपर्दन चक्र बताया गया, तो दरअसल उस समय ज्योग्राफी के अध्ययन का जो केंद्र था, वह केंद्र जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर के स्थलाकृतियों पर ही जो है अध्ययन किए जाते थे। और इसके पीछे वजह यह थी
कि पृथ्वी की आंतरिक दशा के बारे में जानकारी जो है वह नहीं थी, अनभिज्ञता की स्थिति थी। उस समय भूकंपीय तरंगों आदि का भी जो है वह ज्ञान नहीं हुआ था हमारे समाज में, तो इसलिए हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते नहीं थे, इसलिए इंटरनल फोर्सेस के बारे में नहीं जानते थे। और इंटरनल फोर्सेस के बारे में नहीं जानते थे तो अर्थ के इंटरनल जो है जो मोशन है उसके बारे में भी नहीं जानते थे। हाँ, ज्वालामुखी वगैरह को घटित होते हुए देखते थे, तो इतना ही था। लेकिन जो भी स्थलाकृति बनती थी वो बाहरी क्षेत्र पे बनती थी, तो बाहर जो है वह जो बनती थी अपर्दन चक्र की संकल्पना के कंटेक्स्ट में, उसी की चर्चा जो है वह की जाती थी। तो उसी के कंटेक्स्ट में जो है वह कुछ जो है इन्होंने जो है वह डेविस ने भी जो है वह बात की थी। तो अपर्दन चक्र की संकल्पना जो उन्होंने दी 1908 ईस्वी में, तो उन्होंने जो है वह इसको नदी से जोड़ा और कहा क्या कि एक नदी जो है वह मानव जीवन की तरह, एक नदी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं मानव जीवन की तरह। यानी मानव जीवन में जैसे जो है वह बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, ये सब प्रकार की दशाएं हैं। तो ऐसे ही दशाओं की तरह जो है यहाँ पर भी जो है वह, यहाँ पर भी दशाएं होती हैं, इस अवस्थाएं होती हैं। लेकिन ये अवस्थाएं जो है वह कितनी होती हैं? 3। यानी जैसे मानव में जो है वह कई अवस्थाएं हैं, उसको जो है वह इन्होंने जो है नदी के कंटेक्स्ट में उन्होंने बताया कि 3 होती है। तो 3 अवस्था कौन कौन होती है? तो नदी जो है कि 3 अवस्था जो होती है, उन्होंने कहा कि एक होता है युवा अवस्था, जिसे यंग स्टेज या यूथ स्टेज भी कहा जाता है। दूसरा जो है वह कहा प्रौढ़ावस्था। ये नाम जो है वह डेविस महोदय ने ही जो है वह दिया है, जिसको उन्होंने कहा मैच्योर स्टेज, यानी रिवर का मैच्योर स्टेज। एक है रिवर का यंग स्टेज, एक है रिवर का मैच्योर स्टेज, और तीसरा है वृद्धावस्था, जैसे कहा रिवर का ओल्ड स्टेज। ये रिवर के 3 स्टेज की चर्चा जो है वह उन्होंने की अपने सिद्धांत के संदर्भ में। और जो है वह इन तीनों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हर एक अवस्था में नदी की जो अपर्दन क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। जैसे उन्होंने माना कि जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था जो है वह प्रायः जो है वह कहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, और पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है, ढाल अधिक होते हैं। ऐसी स्थिति में नदी जो है वे अपर्दन क्षमता जो है वह बहुत ज़्यादा होती है, नदी अपर्दन करती है और अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वह करती है अपने युवावस्था के दौरान में। इसके बाद उन्होंने कहा कि नदी जो है वो प्रौढ़ावस्था में जो है वह प्रवेश करती है, तो वह मैदानी क्षेत्रों में जो है वह होती है, और मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर अपर्दन से ज़्यादा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का विकास करती है। हालांकि कुछ कुछ अपर्दन का कार्य भी कर रही होती है, ठीक है, लेकिन निक्षेपात्मक यानी कि जो है वह डिपोजिशनल जो है वह लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। और तीसरा है वृद्धावस्था जो है वह ओल्ड स्टेज, जब जो है वह नदी अपने जो है वह बिल्कुल अंतिम अवस्था, यानी कि जब वह जो है अपने मुहाने पर जो है वह चली आती है, तो नदी जो है वह बिल्कुल स्थिर हो जाती है और पूरी तरीके से उसकी अपर्दन क्षमता समाप्त हो चुकी होती है। और नदी जो है कि जो अंतिम अवस्था है, इसमें जो है डिपोजिशनल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और यही जो है वह उन्होंने तीसरी अवस्था में जो है वह कहा। और तीनों ही अवस्थाओं में अलग अलग स्थलाकृतियों का विकास होता है, यानी एक ही स्थलाकृति का विकास नहीं होता है, तीनों ही अवस्थाओं में अलग अलग स्थलाकृतियों का विकास होता है। जैसे हम लोग जो है वह बात करते हैं तो युवावस्था के दौरान ही जो है वह गॉर्ज जैसी स्थलाकृति का विकास होता है, तो प्रौढ़ावस्था के दौरान ही जो है वह विसर्पण जैसी स्थलाकृति का विकास जो है वह होता है, मिएंडरिंग जिसे कहते हैं। और वृद्धावस्था में ही जो है वह डेल्टा जो है वह का विकास जो है वह होता है, डेल्टा का विकास होता है। लेकिन इन 3 अवस्थाओं के दौरान ही जो है वह नदी जो है वह क्या करती है कि अपनी अंतिम अवस्था में एक आकृति विहीन मैदान का निर्माण करती है, और इसी आकृति विहीन मैदान को डेविस ने जो है वह संप्राय मैदान का नाम दिया। आइए मैं जो है वह ऐसा करता हूँ कि कुछ जो है वह इमेज देखने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। आइए देखिए क्या है कि जैसे ये जो है वह, ये 3 जो है वह अवस्थाएं जो है वह यहाँ पर डायग्राम्स जो है वह दिए हुए हैं। और अच्छा, ये दिख नहीं रहा है शायद, एक मिनट,
होपफुली ये दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जब रिवर वैली जो है वह अपने 3 स्थलाकृतियों का विकास करती है, और जो 3 स्थलाकृतियाँ जब विकसित होती हैं तो उसमें नदी जो है वो अपने अंतिम अवस्था के दौरान में, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। नदी अपने अंतिम अवस्था के दौरान में नदी अपने अंतिम अवस्था के दौरान में नदी अपने अंतिम अवस्था के दौरान में जो है वह क्या करती है, तो यहां पर जो है वह कुछ आकृति विहीन मैदान का निर्माण करती है। और ऐसे आकृति विहीन मैदान को हम लोग जो है वह देखने का प्रयास करें, अगर ऐसे आकृति विहीन मैदान को हम लोग देखने का प्रयास करें, तो मैं आपको ग्राफ से जो है वह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां ग्राफ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये यूथ स्टेज है, और यूथ स्टेज के बाद जो है वह मैच्योर स्टेज है, और मैच्योर स्टेज के बाद ओल्ड स्टेज है, और इसी ओल्ड स्टेज में जो है वह एक आकृति विहीन स्थलाकृति का विकास जो है वह हो जाता है। यहाँ पर पर्वत जो है वह दिखाई जो है वह दे रहे हैं, और यहाँ पर आकृति विहीन स्थलाकृति का विकास होता है। इसी को जो है वह, इसी आकृति विहीन स्थलाकृति को हम लोग संप्राय मैदान जो है वह कहते हैं। तो संप्राय मैदान को अगर जो है वह हम अपने डायग्राम में उतारने का प्रयास करें, संप्राय मैदान को जो है वह डायग्राम में उतारने का प्रयास करें, तो देखिए यह इस प्रकार जो है वह दिखाई जो है वह देता है। ये जो है वह नदी है, और इस नदी के आसपास जो है यहाँ जो स्थलाकृति है, ये सारी स्थलाकृति लगभग जो है वह आकृति विहीन स्थलाकृतियां जो है वह, इसी को हम लोग संप्राय मैदान जो है वह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संप्राय मैदान कहते हैं। लेकिन इस संप्राय मैदान में कुछ जो है वह यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ जो है वह कठोर टीले नुमा आकृति मौजूद जो है वह होती है, कठोर टीले नुमा आकृति मौजूद होती है। और ये जो कठोर टीले नुमा आकृति होती है, ये इसका इरोजन नहीं होता है, बल्कि बाकी सारे भूमि का इरोजन हो चुका होता है, और ये कठोर जो है वह इरोजन जो है वह इसका नहीं होता है। इसी जो है वह आकृति को उन्होंने जो है वह क्या कहा? संप्राय मैदान जो है वह कहा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन जो है वह देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन अब देखिए, कह रहा है कि अपरदन के एक सामान्य चक्र की अंतिम स्थलाकृति को संप्राय मैदान कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्टेटमेंट अपने आप में जो है वह क्या होगा? तो सही स्टेटमेंट हो गया। यहाँ ठीक है, यही कहते हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है, संप्राय मैदान की विशेषता अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों सहित एक उबड़ खाबड़ भूतल से जो है वह होती है। यानी जो भूतल है वह क्या है? उबड़ खाबड़ जो है वह होती है। जबकि हम लोगों ने अभी जो है वह देखा तो ये जो है वह लगभग आकृति विहीन है। लेकिन हाँ ठीक है, कुछ जो है वह यहाँ पर कठोर टीले जो है वह पाए जाते हैं, जिसको मोनैडनॉक का नाम दिया गया। मोनैडनॉक, यानी ये जो स्थलाकृति है इसको क्या कहा गया? मोनैडनॉक। तो ये मोनैडनॉक जो है वह बनती है, यानी मोनैडनॉक का नाम दिया गया। लेकिन ऐसे मोनैडनॉक जो है वह हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे धरातल को उबड़ खाबड़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है जो पाए जाते हैं मोनैडनॉक, ये यत्र तत्र, बहुत ध्यान से समझिए, इसको कहा जा सकता है कि यत्र तत्र पाए जाते हैं। यत्र तत्र का मतलब है कि कहीं कहीं पाए जाते हैं, किसी किसी स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा धरातल जो हुई वो कैसी हुई? तो आकृति विहीन हुई। दूसरा जो है वह देखिए क्या है कि जब इसी में जब एक और संप्राय मैदान के कंटेक्स्ट में एक और विद्वान है जिनका नाम है वाल्थर पेंक। तो पेंक ने जो है वह संप्राय मैदान की 2 अवस्थाएं बताई थी, और संप्राय मैदान को जो है वह 2 अवस्थाओं में जो है वह कहा था, जिसमें इंड्रम्फ और प्राइमरम्फ। और उन्होंने जो है वह अंतिम अवस्था में जो है वह कहा था कि उन्होंने जो मोनैडनॉक कहा है डेविस ने,
वाल्थर पेंक ने उसको इंसेलबर्ग का नाम दिया था और उन्होंने कहा था कि अंतिम अवस्था में इंसेलबर्ग का भी अपर्दन हो जाता है। इसका मतलब जो है वह क्या है? पेंक क्या कह रहे हैं? पेंक कह रहे हैं कि जो संप्राय मैदान है वह पूरी तरीके से आकृति विहीन है, और जो है वह डेविस कह रहे हैं कि यत्र तत्र जो है वह मोनैडनॉक का विकास जो है वह हो जाता है। अब जो है वह अगर फिर से स्टेटमेंट को जो है वह देखा जाए तो स्टेटमेंट में एक तो पहली बात है कि कहीं भी डेविस का नाम जो है वह नहीं आया है, यानी संप्राय मैदान का आंसर जो है वह जो करना है वह डेविस के अनुसार करना है, ऐसा क्वेश्चन की मांग नहीं है। संप्राय मैदान के कंटेक्स्ट में है, तो संप्राय मैदान के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यहां अवशिष्ट उत्तल अवतल निम्न पहाड़ियों सहित एक उबड़ खाबड़ भूतल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, कदापि नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में यह स्टेटमेंट अपने आप में क्या हो गया? तो गलत जो है वह हो गया। ठीक है, तो अब संप्राय मैदान में जो है अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया और पहला सही है तो हम लोग जो है इसमें आंसर जो है देखने का प्रयास करें, केवल एक, केवल दो, तो निश्चित है कि केवल एक आंसर, यानी कि इसका आंसर जो है वह एक, केवल एक, यानी जो प्रश्न हम लोगों ने लिया संप्राय मैदान में उसमें दोनों स्टेटमेंट में से जो है वह केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस श्रृंखला में जो है वह हम लोग यहीं तक, जिसमें हमने संप्राय मैदान के बारे में भी कुछ संकल्पनाओं को जाना, और इसके बाद फिर से जब हम लोग मिलेंगे नवीन श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।